वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और अब मैं वापस डेलावेयर आ गया हूं और अपनी स्टूडियो से, अपनी स्टडी से आपसे मुखातिब हूं। आज मैं आपसे वर्ल्ड बैंक की एक नई ताज़ा रिपोर्ट के ताल्लुक से बात करूंगा, जो काफ़ी ट्रबलसम है, खासतौर से अगर आप किसी डेवलपिंग मुल्क में रहते हैं। तो उस रिपोर्ट का मतलब वो पिछले कई 30-40 साल की स्टडी की है उन्होंने, 1990 से लेके अभी तक डेवलपमेंट पैटर्न्स की, और उनका कहना है कि जो मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं वो तकरीबन 160 108 108 मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं। उन्हें हाई इनकम इकोनॉमीज बनने में बहुत मुश्किल होगी, और ये सारे के सारे इकोनॉमीज मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मैं उसके बारे में, उस रिपोर्ट के बारे में, और वो रिपोर्ट भारत को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर क्या कहती है, उसके बारे में आपसे तफसीलन बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इंडिया की हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि उनके खिलाफ काफ़ी नाइंसाफ़ी की गई ड्यूरिंग द एम्पायरिंग। एक प्लेयर कम हो गया शुरू में, तो इंडिया ने पूरा का पूरा मैच 10 प्लेयर के साथ खेला, काफ़ी डिफेंसिव खेला, और फिर बर्तानिया को 4-2 हरा दिया इन द शूट आउट। और इस जीत के साथ इंडिया हैज़ वंस अगेन रीच्ड द सेमीफाइनल्स। कई सालों से 1980 में लास्ट शायद इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, और पिछले 44 इयर्स में इंडिया ने फाइनल नहीं खेला है ओलंपिक्स का। लास्ट टाइम इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जरूर मिला था, और इस साल भी उम्मीद ये है कि इंडिया विल विन द नेक्स्ट 2 मैचेस टू विन द गोल्ड मेडल। इस बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया 1970 के बाद, कहते हैं इतने सालों के बाद ओलंपिक्स में। तो आप सबको मुबारकबाद। इंडिया में हॉकी दोबारा एक तरह से रिवाइवल हो रहा है। सो इट्स वेरी गुड टू हियर दैट कि क्रिकेट के अलावा भी इंडिया इज बिगिनिंग टू डू वेल इन अदर स्पोर्ट्स। तो आप सबको, हिंदुस्तान में, इंडिया में, सबको मुबारक हो। और अब वापस आते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ, और उसकी जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने नेटवर्क के साथ। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसका सबसे बड़ा शॉक ही है। 2 भयानक शॉक्स आते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। ये रिपोर्ट कहती है कि इट इज अनलाइकली, कि इट इज बहुत ही मुश्किल है कि जो डेवलपिंग मुल्क हैं, और वो उसमें नाम भी लेते हैं चाइना, ब्राज़ील, इंडिया जैसे मुल्कों के लिए, और बाकी के जो 105 और मज़ीद मिडिल इनकम जो मुल्क हैं, हाई इनकम बनने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल होगी। और एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड मिडिल इनकम ट्रैप, और वो उसमें फंस जाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट ऑल्सो मेक सजेशन कि ये मिडिल इनकम ट्रैप से कैसा निकल सकती है। कई मिसाल बताते हैं, खासतौर से साउथ कोरिया का, चिली का, और पोलैंड का, जो पिछले 10 साल में दे हैव कम आउट ऑफ द मिडिल इनकम और बिकम हाई इनकम। खासतौर से साउथ कोरिया, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा अब तकरीबन 35,000 है, जापान के लेवल पे पहुंच गई है साउथ कोरिया। तो इस रिपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इंडिया में जो अब नारे लग रहे हैं कि 2047 में इंडिया एक डेवलप मुल्क बन जाएगी, 2047 का विजन है। तो उसके ताल्लुक से ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, और जो लोग इसको डिसमिस करना चाहेंगे कि अरे नहीं ये वो वेस्टर्न वगैरह है, रिपोर्ट में ज़रूर नाम पड़े, इकोनॉमिस्ट के सारे इंडियंस ही हैं, जो जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं इस रिपोर्ट में, जो जिनका कंट्रीब्यूशन है खासतौर से इंडिया के बारे में और जनरली डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ में इंडियन इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। तो पहले तो ये बुरी खबर आई है कि इवन चाइना, जो बिल्कुल काफ़ी करीब है वर्ल्ड बैंक के हाई इनकम का जो स्टैंडर्ड है उनका, मेरा पर्सनल राय है कि इट इज़ वेरी लो। मैं अभी आपसे बात करूंगा उसके ताल्लुक से, बट इवन टू से कि चाइना विल नॉट बी एबल टू मेक इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कहा कि इंडिया को तकरीबन 75 साल
75 years और लगेंगे फॉर इंडियाज पर कैपिटा जीडीपी टू रीच अमेरिका का 20%। अमेरिका का अब जो जीडीपी पर कैपिटा है वो $80,000 पर पर्सन पर ईयर है। कह रहे हैं कि इसका 20% यानी 20,000, तो इंडिया को 20,000 पर कैपिटा रीच करने के लिए 75 ईयर्स लगेंगे। लेकिन बेसिकली ये होगा कि अमेरिका भी ग्रोथ होते रहेगा, तो हो सकता कि 75 ईयर्स में अमेरिका का पर कैपिटा इनकम जाके 3 लाख हो जाए, तो उसका 20% विल बी 60,000। तो इंडिया को $60,000 पर कैपिटा इनकम तक लेवल तक पहुंचने के लिए इट विल टेक समथिंग लाइक 75 ईयर्स। इंडोनेशिया को 70 साल लगेंगे और चाइना को सिर्फ 10 साल, यानी आइंदा 10 साल में चाइना विल रीच 20% ऑफ द यूएस जीडीपी। तो ये बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग प्रोग्नोसिस है, यानी ये जो फ्यूचर का जो प्रिडिक्शन है ये बहुत ट्रबलिंग है कि 75 साल के बाद भी इंडिया आधा भी नहीं बनेगा व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा इनकम। और आइंदा 15-20 साल के बाद से इंडिया का भी पॉपुलेशन गिरने लगेगा, चाइना का भी गिरेगा, तो 75 ईयर्स में जो ह्यूज पॉपुलेशन एडवांटेज है इंडिया का और चाइना का, वो भी खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। So having low per capita will also mean कि having low GDP. Anyway, तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमीज को 4 तरह से डिवाइड करती है: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम। तो जो लो इनकम इकोनॉमीज है उनकी जीडीपी पर कैपिटा 1145 से कम है। तो लोअर मिडिल इनकम जो है वो 1146 से लेके 4515, तो ये कैटेगरी में आता है, यानी नीचे से सेकंड कैटेगरी में इंडिया आता है। फिर इंडिया से ऊपर और एक मिडिल इनकम कैटेगरी है अपर मिडिल इनकम, जैसा 4516 से लेकर 14005, यहाँ पर ईरान और इंडोनेशिया जैसे मुल्क आते हैं। एंड देन देयर इज द हाई इनकम कैटेगरी जो 14,000 से ज्यादा है अगर आपका जीडीपी पर कैपिटा। तो फॉर एग्जांपल चाइना का कुछ 12,000 के करीब है पर कैपिटा, तो वो अपर मिडिल इनकम में आता है। इंडिया की 2,800 के करीब है, बांग्लादेश की भी उतनी है, तो ये लोअर मिडिल इनकम में आते हैं। और दूसरे गरीब मुल्क हैं अफ्रीका में, और तो उनकी 1100 से कम है, तो वो पुअर मुल्क में आते हैं क्लासिफिकेशन। और अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो जो लो इनकम मुल्क हैं उसका ग्लोबल पॉपुलेशन 10% से कम है, 8.9%, यानी 9% के करीब लोग लो इनकम मुल्कों में रहते हैं, और 15 से ज्यादा परसेंट या 15 to 16 15.7% जो है सो अपर इनकम हाई इनकम में रहते हैं। तो जो बीच का है, यानी दिस इज द ग्लोबल साउथ, असल में लोअर मिडिल इनकम अपर मिडिल, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज जो कहते हैं, 75% से ज्यादा 75.4% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इस कैटेगरी में रहती है, और इनका टोटल शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी कुछ 40% के खिलाफ है। और जो हाई इनकम मुल्क हैं उनका पॉपुलेशन परसेंटेज 15 है, लेकिन जीडीपी का शेयर 4 गुना ज्यादा 60% है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया कितनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बास मुल्क इतने ज्यादा अमीर है, बास लोग इतने गरीब है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है मुझे समझ में नहीं आता कि $14,000 पर हाई इनकम क्यों है। अब देखें आप, मुल्क जैसा अमेरिका है 80,000 है, देयर आर अदर कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, कतर, ये मुल्कों की पर कैपिटा इनकम तो 80,000 से भी ज्यादा है। सो व्हाई इज नॉट जर्मनी 45 है, कई यूरोपियन मुल्क 40 के ऊपर हैं, बरतानिया भी 40,000 डॉलर पर कैपिटा है, यानी हाई इनकम से भी 3 गुना ज्यादा है। यूएस की तो हाई इनकम से तकरीबन 6 गुना ज्यादा है।
सो व्हाई नॉट हैव अनदर कैटेगरी जो जिसमें 25,000 GDP per capita से ज़्यादा. Anyway, for some reason, World Bank has made this the cutoff. मुझे लगता है कि there is some politics also involved in this decision making. लेकिन आगे चलते हैं तो जो मिसाल इन्होंने दी है वो कहते हैं कि कोरिया, पोलैंड और चिले साउथ अमेरिका से, एशिया से कोरिया और यूरोप से पोलैंड, ये 3 ऐसे मिसाल है कि ये मुल्कों ने ट्रांजिशन कर ली है. दे हैव एस्केप्ड द मिडिल इनकम ट्रैप. लेकिन अब सवाल उठता है कि मिडिल इनकम ट्रैप है क्या? तो मिडिल इनकम ट्रैप वो है कि जब इकोनॉमीज डेवलप होने लगती हैं, लो इनकम इकोनॉमी से वो बड़ी तेजी से इन्वेस्टमेंट्स के साथ और काफी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो डेवलप करके बड़ी तेजी से वो लो इनकम से मिडिल इनकम में आ रही. जैसा कि इंडिया 2006 या 7 तक लो इनकम में थी, तो इंडिया 2006 के बाद से वो बेसिकली लो से मिडिल इनकम इकोनॉमीज आ गई है. बट इट इज इन द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी. अभी इट हैज टू गो इनटू अपर मिडिल इनकम, फिर उसके बाद हाई इनकम. तो मिडिल इनकम ट्रैप में ऐसा है कि जब आप मिडिल इनकम में आ जाते हैं तो उसके बाद जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है इकोनॉमी, और जो स्ट्रैटेजी बदलना पड़ता है, वो मुल्क वो स्ट्रैटेजीज नहीं बदल सकते और फिर उनकी इनकम बढ़ती ही नहीं जाती है. और यूजुअली अमेरिका की जो जीडीपी है उसका 10% के नीचे ही रहती है. जैसा कि अमेरिका की 80,000 है तो वो 8,000 के ऊपर आते ही नहीं. जैसा कि इंडिया की सिर्फ 2,800 है. इट इज लेस देन, मतलब 10% तो छोड़ दें आप, 5% से भी नीचे है एट द मोमेंट. तो दैट इज कॉल्ड द मिडिल इनकम ट्रैप. और मिडिल इनकम ट्रैप में कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं इकोनॉमी को, दे आर नॉट एबल टू डील विद इट. तो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि ये जो हमने देखा है पिछले 30-40 साल में जो ट्रेजेक्ट्री है ऑफ डेवलपमेंट, उसमें 3 फेजेस होते हैं. तो जो लो इनकम मुल्क होते हैं, जब वो हेविली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आए तो कैसा आए. वर्ल्ड बैंक से लोन ले, दूसरे मुल्कों से मदद मांगे, या अपना पॉपुलेशन अगर सेविंग्स बढ़ गया, जैसे जापान की डेवलपमेंट केम फ्रॉम द पॉपुलेशन कि वो 25-30% अपनी इनकम सेव करते थे, बैंक्स में डालते थे, तो बैंक्स में पैसा था विच कुड बी इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट. या आप बेसिकली दूसरों मुल्कों से ग्रांट्स लें. तो जो लो इनकम मुल्क होते हैं, जो डेवलपिंग मुल्क, अगर उनमें करप्शन है तो बाहर से पैसा आ भी जाता है, लेकिन लीडर्स उसे चुरा लेते हैं. जैसे पाकिस्तान इज ए वेरी गुड मिसाल ऑफ, बहुत ही करप्ट मुल्क है. तो कितना भी उधर पैसे आओ, लोन आओ, वो करप्शन की वजह से वो इट्स नॉट रियली मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट्स तो ठीक ठाक हो नहीं रहे और उसमें से भी चुरा लिया. लेकिन अगर गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करें और करप्शन ना हो और गुड गवर्नेंस का इस्तेमाल हो, तो वो देरी से लो इनकम से लोअर मिडिल इनकम में आ जाते हैं. लेकिन जब लोअर मिडिल इनकम में आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आने लगते हैं, तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी. आप इंडिया में यही सुन रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट्स. बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जापान से इन्वेस्टमेंट्स आएंगे. अभी डॉक्टर जयशंकर टोक्यो में कह रहे थे कि वो चाह रहे हैं कि जापान के इन्वेस्टमेंट्स $45 बिलियन तक पहुंच जाए. अमेरिका से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, फिर चाइना से ताल्लुक बेहतर कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना. और अगर आपने डिबेट्स फॉलो किया है इंडिया का जो बजट को लेकर, एक इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं. इंडिया के खुद लोग जो पैसे बचा रहे हैं वो पैसे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली द टॉक इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट. यानी जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो इन्वेस्टमेंट में जाए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में करे, एयरपोर्ट्स पे, रोड्स पे, वगैरह वगैरह वगैरह. सो द की वर्ड इज इन्वेस्टमेंट आई. लेकिन वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम लो इनकम टू हाई इनकम, 3 आईज और 3 फेजेस है. तो पहला फेज इन्वेस्टमेंट का है, विच आई थिंक इंडिया हैज डन अ ग्रेट जॉब ऑफ. लेकिन जो दूसरा फेज है वो इन्फ्यूजन का है. तो मिडिल इनकम से हाई इनकम में जाने के लिए आपको 2 शिफ्ट करना पड़ेगा. पहले फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू इन्फ्यूजन,
और दूसरा इन्फ्यूजन से इनोवेशन के। तो 2 स्टेप्स है। तो पहला स्टेप भी अभी इंडिया में शुरू नहीं है। इन्फ्यूजन ये है कि जो दूसरे मुल्कों में इनोवेशंस हो रहे हैं, जो डेवलप्ड सोसाइटी, अगर आप स्विट्जरलैंड को देख रहे हैं, स्वीडन को देख रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ये जो जापान, ये जो डेवलप्ड सोसाइटीज है, इन्होंने जो इनोवेशंस किए हैं, अगर उनकी जो तरीके हैं, उनकी जो प्रोसीजर्स हैं, उनके जो टैक्टिक्स हैं, उनके जो मेथड्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, अगर वो आप लेकर आए अपने मुल्क में और उसको इन्फ्यूज करें, ठीक है, उसको अगर आप इन्फ्यूज करें तो उससे आपकी पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमी में ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। तो जब मैं इंडिया आता हूँ तो इंडिया जिस तरह से बात करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली कि हम डिजिटाइज कर रहे हैं, हम डिजिटाइज कर रहे हैं, इंडिया के लीडर्स भी कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं ई गवर्नेंस के। पेटीएम की इतनी बातचीत हो रही थी, अब पेटीएम इज नॉट डूइंग वेल। तो मुझे बड़ा हैरत होता था कि बिकॉज मेनी चीजें आप लोग जितना फखर से बात करते हैं उन चीजों की, दे आर कॉमन प्लेस इन अमेरिका। मतलब हम लोग उसको ज्यादा अटेंशन भी नहीं करते, वी नॉर्मली डू दैट। हर चीज इंटरनेट पे कर लेते हैं, टैक्सेस भी भर लेते हैं, वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, कार रजिस्टर कर लेते हैं, रिन्यू कर लेते हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी डू, बट वी डोंट टॉक अबाउट इट एज एन अचीवमेंट। आप कभी बाइडेन को या हमारे प्रेसिडेंट को, but that is because America is way past the infusion state, but India is now entering the infusion state. कि ये जो टेक्निक्स हैं of e-government, of investments, एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के तरीके, all this affirmative action, ये सारी चीजें इंडिया is adopting it and trying to introduce. तो सेकेंड स्टेज है इन्फ्यूजन का। अब आप कह सकते हैं कि बाज़ मामलात में इंडिया हैज रीच्ड द इन्फ्यूजन स्टेट, खासतौर से आईटी के फील्ड में, लेकिन दूसरे स्टेजेस में इंडिया हैज नॉट रीच्ड। मैन्युफैक्चरिंग में, हार्डकोर और एग्रीकल्चर में हैज नॉट रीच्ड इन्फ्यूजन स्टेट। इनफैक्ट एग्रीकल्चर में उल्टा रिवर्सल हो रहा है। कुछ 60 लाख लोग वापस एग्रीकल्चर में चले गए। तो जिस तरह से दुनिया में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो रहे थे, इंडिया इज गोइंग रिवर्स राइट नाउ। सो द सेकंड स्टेप इज इन्फ्यूजन, यानी जो दूसरे मुल्कों ने जो इनोवेशंस किए उसे अडॉप्ट करें और अंडरलाइन। लाइक फॉर एग्जांपल चाइना की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी, उसको इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू इन्फ्यूज चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो डेवलपमेंट हुआ है, वो जो उनका तरीका था, वो अब इंडिया अपने कंट्री में इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। इन्फ्यूजन के बाद जो तीसरा लेवल है वो इनोवेशन, यानी आप खुद अपने नए तरीके निकालें जो दुनिया से हट कर हैं, जो आपको दूसरी दुनिया पर एज देती है। तो वो चिली का एग्जांपल देते हैं कि चिली जो साउथ अमेरिका के मुल्क है, उसने इन्वेस्टमेंट्स तो किए, फिर उसके बाद इन्फ्यूजन के लिए वो नॉर्वे से टेक्निक्स लेकर आए जो फिशिंग वगैरह में, जिससे उसकी फिशिंग इंडस्ट्री एकदम एक्सप्लोड हो गई, काफी जबरदस्त हो गई। फिर उसके बाद इट हैज गॉन इनटू इट्स ओन इनोवेशन, उसकी खुद की नए तरीके का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइना को देखें तो चाइना इज नाउ इन्फ्यूजन भी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग वेस्टर्न अप्रोच टू ग्रीन टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें वो इनोवेशन भी कर रहा है। और आप देख रहे हैं जैसा कि इलेक्ट्रिक कार्स में चाइना इज गेटिंग अहेड ऑफ द वेस्ट। सो चाइना इज गॉट टू द थर्ड स्टेप, वो इनोवेशन की तरफ जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को वो सरप्लस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3 स्टेजेस आर इम्पोर्टेंट, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि वो मुल्क, डेवलपिंग मुल्क, जो ये 2 स्टेप एज मिडिल इनकम इकोनॉमीज अगर नहीं लें तो मिडिल इनकम ट्रैप में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। दे विल नॉट कम आउट ऑफ इट एंड विल नॉट बिकम रिच एंड विल नॉट बिकम हाई इनकम। तो ये बड़ा खतरनाक है। तो अगर आप ये देखें चार्ट जो दिख रहा है आपके सामने कि लो इनकम से मिडिल इनकम जाने के लिए इन्वेस्टमेंट इज अ हाई प्रायोरिटी, लेकिन लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम जाने के लिए आपको हायर प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट को भी देना चाहिए, इन्फ्यूजन। ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट रुक जाए, इन्फ्यूजन चल रहा है, नहीं, इन्वेस्टमेंट तो चलते रहेगा हमेशा। अब देखिए अमेरिका वन ऑफ द टॉप 3 रेसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट तो धूम चल रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी। तो इन्वेस्टमेंट्स और इन्फ्यूजन दोनों हाई प्रायोरिटी, और अपर मिडिल इनकम से हाई इनकम जाने के लिए ये तीनों आइज
इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन और इनोवेशन एकदम तीनों हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो उसकी एक मिसाल ये ग्राफ इन्होंने बताया है कि इनोवेशन गैप जो हाई इनकम और लो इनकम अपर मिडिल इतना ज्यादा है। तो अगर आप देखें ये इंडेक्स पर हाई इनकम इकोनॉमीज का जो इन्वेस्टमेंट मेजर है 8.4 उसको उन्होंने मेजर किया है। कंपेयर टू दैट अपर मिडिल इनकम में इनोवेशन 0.6 है। तो चाइना आता है इस कैटेगरी में अपर मिडिल इनकम, इंडिया अभी लोअर मिडिल इनकम में और देखें वहां इनोवेशन की कैटेगरी जीरोस में। यानी द लेवल ऑफ इनोवेशन इन डेवलप्ड इकोनॉमीज में इतना ज्यादा है कि लोअर मिडिल इनकम और लोअर इनकम तो उनसे compete ही नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग अपर मिडिल इनकम भी उनसे compete नहीं कर सकते। और उसका डायरेक्ट कोरिलेशन आता है इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें ये चार्ट, यहाँ पे जो कंपैरिजन है जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है यानी कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं पर मिलियन इनहैबिटेंट्स, डॉलर्स में है ये 4000 हर मिलियन पर्सन। अगर आपकी 1 मिलियन अगर आपकी आबादी है तो आप $4149 इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन रिसर्च। तो हाई इनकम इकोनॉमीज का एवरेज 4000 है और अपर मिडिल इनकम का 900 और लोअर मिडिल इनकम का 490 और लो इनकम 48। ये रिसर्च जो यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, थिंक टैंक्स वगैरह में जो रिसर्च हो रहा है, हार्डकोर रिसर्च, और वो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जो लो इनकम है और हाई इनकम के बीच में आप देख लें तकरीबन 100% ज्यादा, 100 गुना ज्यादा है इन्वेस्ट इन रिसर्च। जो लोअर मिडिल इनकम है और उसमें 10 गुना ज्यादा है, और जो अपर मिडिल इनकम है और हाई इनकम है वो तकरीबन 4 या 5 गुना ज्यादा है। सो देयर इज अ मल्टीपल टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये तरीका है, ये रिसर्च क्यों चाहिए? टू जनरेट इनोवेशन, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, इनोवेशन इन गवर्नेंस, ये सारी चीजें रिसर्च पे आती हैं। अगर आप रिसर्च पे पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। ये देखिए आप फॉर एग्जाम्पल यही कॉन्वर्सेशन को ले लें आप। मुझे कल रात में, मैंने जब वापस आ रहा था फ्लाइट में, मैं कैलिफोर्निया गया हुआ था अपने बेटे से मिलने। वो ही गोज टू वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। अल्लाह का शुक्र है कि एहसान है कि ही गॉट अ चांस टू गो फ्रॉम हार्वर्ड टू कैलटेक, और मैं कैलटेक देख कर आ रहा हूँ। तो जब रास्ते में आ रहा था एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट आई 1 अगस्त को। तो इसको डाउनलोड तो प्लेन पे नहीं कर सका, लेकिन कल रात को मैं पहुंचा, सुबह से 2-3 घंटे से मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। तो टू डू 10-15 मिनट का कॉन्वर्सेशन मुझे 3-4 घंटे रिसर्च करना पड़ा। और अगर मैं नहीं करता वो रिसर्च तो सिर्फ अखबार के न्यूज़पेपर में किसी जर्नलिस्ट ने जो चीजें देखी है वही मैं आपसे कह सकता। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए हायर क्वालिटी आई हैव टू डू मोर रिसर्च। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गौर करके देख लें कि जितने भी एडवांस अमीर कंट्रीज हैं उनके रिसर्च यूनिवर्सिटीज, इसलिए आप देखिए इंडिया इतना बात करता है कि हम इतना तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हजारों लाखों इंडियंस बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। बर्तानिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा कनाडा जाते हैं हर साल। यूके जा रहे हैं, सबसे ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं यूके में, इंडिया से आ रहे हैं। अमेरिका में तो बेहिसाब मिलियंस में आ चुके हैं लोग। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इनके पास पढ़ने के लिए? बिकॉज दे हैव बेटर यूनिवर्सिटीज, उनके पास रिसर्च है, और वो बिकॉज दे हैव फंडिंग फॉर रिसर्च वो इंडिया से भी लोग लेके आ रहे हैं। बेसिकली दुनिया को ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं वो, बिकॉज दे इन्वेस्टिंग इन रिसर्च। और ये लोग आके फिर इनोवेशन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सारे आईटी कंपनीज के लीडर्स और इंडियंस। भाई आप एक चीज भूल रहे हैं कि इंटरमीडिएट एक स्टेप है, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ के फिर यहाँ पे फिर वो रीट्रेन होके फिर यहाँ पे वो सीईओज बन रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सो द फाइनल स्टेप जो विच विल डिटरमिन कि आप लो इनकम, मिडिल इनकम से हाई इनकम में जब तक नहीं पहुंचेंगे जबकि आपकी इकोनॉमी में इनोवेशन आए। यानी आप ऐसे नई तरीके निकालें बनाने, चीजें बनाने की,
टेक्नोलॉजी की वगैरह, जो दूसरे मुल्क नहीं बनाते। सो दिस इज नॉट अबाउट कॉपिंग, उसको तो इन्फ्यूजन कहते हैं। दिस इज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू, जिससे आपका कंपेटिटिव एडवांटेज दूसरे मुल्कों से आगे हो जाए। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। आई थिंक इंडिया में जितने भी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको फिक्र है कि इंडिया तरक्की करे, इंडिया आगे बढ़े, हैव शुड रीड दिस रिपोर्ट। यू डोंट हैव टू अग्री विद एवरीथिंग द वर्ल्ड बैंक सेज, लेकिन इतना ज्यादा जो नॉलेज है अबाउट डेवलपमेंट किसी दूसरे इदारे के पास नहीं है। यहाँ पे रिसर्च आपको फुकट में ये रिसर्च मिल रहा है। अगर ये रिसर्च खुद इंडिपेंडेंटली आप करने जाएंगे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको खर्च करना पड़ेगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, और आई होप कि मैंने आपको इतना जरूर बता चुका हूँ उसके बारे में कि आप में इंटरेस्ट पैदा हुए, जाकर देखें। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस रिपोर्ट का लिंक लगा दूंगा। काफी लंबी रिपोर्ट है, 200-300 पेजेस के, 200 से ज्यादा की पेजेस है। टेक अ लुक एट इट। और मैं इसे दोबारा 1-2 दिन में फिर से इंग्लिश में भी करूंगा, क्योंकि आई वांट माय स्टूडेंट्स आल्सो टू नो अबाउट दिस। तो उसमें भी आई विल टॉक ए लिटिल बिट मोर अबाउट द मिडिल इनकम ट्रैप, क्योंकि इसमें इट्स नॉट ओनली कि आप इन्फ्यूजन और इनोवेशन नहीं कर सक रहे, एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। तो दूसरे जो मुल्क थे वो सीधा डेवलप हो गए, एनवायरनमेंट को तबाह बर्बाद कर। लेकिन अब जब मुल्क डेवलप हो रहे हैं, उनको ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ रहा है टू मेंटेन, मतलब वो डेवलप भी हो और अर्थ को अब्यूज ना करें, यानी एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। सो द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बढ़ गया है फॉर द करंट कंट्रीज। तो एक वो चैलेंज है। दूसरा, जियो पॉलिटिक्स की वजह से भी एक दबाव पड़ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी फ्रैगमेंट हो रही है। तो आप अगर डेवलप होना चाह रहे हैं तो आप फ्रीली हर मुल्क से फायदा उठा नहीं सकते। आप अगर आप रशिया से ट्रेड करें तो आपको सैंक्शंस लग सकते हैं। अगर आप चाइना से ज्यादा खरीद गए तो फिर अमेरिका आपसे अलग हो जाएगा। अगर अमेरिका के खरीद गए तो चाइना आपसे अलग है। सो देयर आर लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल बैरियर्स टू डेवलपमेंट आजकल के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो उनके लिए चैलेंज और ज्यादा मुश्किल हो गया है कंपेयर टू से साउथ कोरिया या पोलैंड, या जो उससे पहले की जो वेव हुए वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज। तो एनीवे, होपफुली आपको ये फाउंड दिस इंटरेस्टिंग, और अंटिल नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे इंग्लिश में करूंगा, होपफुली आप लोगों ने इस रिपोर्ट को एटलीस्ट रेफर कर लिया होगा, सो वी कैन हैव ए मोर थॉटफुल एंड सीरियस डिस्कशन। तो प्लीज कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। ठीक है।